सो गेट से स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है। हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक 13 है आज का हमारा। तो शुरू करते हैं। याद होगा पिछली क्लास में हमने जो देखा था पाइपलाइन के बारे में, उसी के कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो 4 स्टेज पाइपलाइन है। फॉर्मूलेज याद रखना, पिछली वीडियो नहीं देखी है देख लेना। टॉपिक 12। तो 4 स्टेज पाइपलाइन है। रिस्पेक्टिव डिलेज दे रखे हैं हमें 20, 40, 30 एंड 50 नैनोसेकंड। इंटरफेस रजिस्टर इज यूज्ड बिटवीन द स्टेजेस हैविंग अ डिले ऑफ, यानी बफर डिले हमारे पास 2 नैनोसेकंड का दे रखा है। तो स्पीड अप एंड एफिशिएंसी क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है। जनरली क्या होता है कि दो स्टेजेस के बीच में बफर आता है ना। तो तुम बोलोगे कि 20 और 40 के बीच में एक बफर, तो 20 नैनोसेकंड प्लस 2 नैनोसेकंड इज 22। देन 42, 32 और 52 नहीं होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, नो बफर एट द लास्ट, एट द एंड ऑफ द लास्ट स्टेज। ठीक है। 50 नैनो सेकंड के बाद सीधा आउटपुट आता है, बफर नहीं होता। क्लियर। तो यहाँ पे 52 लिखने की गलती मत करना। यहाँ पे हमारे पास साइकिल टाइम ऑफ पाइपलाइन जो हो जाएगा 50 नैनो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम है ना। नॉन यूनिफॉर्म पाइपलाइन है तो मैक्सिमम वाला ही 50 नैनो सेकंड हो गया। अब एन हमें दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, तो हम अज्यूम क्या करेंगे, इनफाइनाइट है ना। मान के चलते हैं कि पाइपलाइन जो है वो प्रॉपर चल रही है, तो हमारे पास स्पीड अप आ जाएगा साइकिल टाइम नॉन पाइपलाइन अपॉन पाइपलाइन। अब नॉन पाइपलाइन क्या होगा, 20, 40, 30 और 50 को प्लस कर देंगे। बफर टाइम की जरूरत नहीं होगी इसमें, है ना। तो 140 नैनो सेकंड हो जाएगा। डोंट ऐड बफर टाइम इन नॉन पाइपलाइन, ध्यान रखना। नॉन पाइपलाइन में बफर की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ओवरलैपिंग का चक्कर ही नहीं है। एक स्टेज पूरी होगी तभी दूसरी पे जाएगा। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है इसका। तो 140/50 इज 2.8। तो हमारे पास स्पीड अप 2.8 आ गया। एफिशिएंसी पूछ रहे हैं तो S/K होता है, 4 स्टेज है तो K की वैल्यू 4 है ना। 2.8/4 इज 70%। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में डायग्राम बना रखा है। तो इवन दो बफर टाइम जो होता है वो लास्ट में ऐड नहीं होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, यहाँ पे दे रखा है तो अब यूज करेंगे। तो परफॉर्मेंस गेन पूछ रहे हैं इस पाइपलाइन के, जब वेरी लार्ज नंबर ऑफ टास्क। हाँ, अगर वेरी लार्ज भी बोल रहा होता है तब भी इनफाइनाइट ही बोलते हैं। ठीक है। तो कितने स्टेज हैं, S1 से लेके S4 तक, यानी 4 स्टेजेस हैं। K की वैल्यू 4। TP जो हो जाएगा हमारे पास साइकिल टाइम पाइपलाइन का मैक्सिमम ऑफ स्टेज डिले प्लस बफर डिले, और बफर डिले 1 नैनो सेकंड का है। तो 4 + 1 5 होता है, 6 + 1 7 होता है, 3 में एक जोड़ा 4 होता है, और 11 में एक 12 होता है। ठीक है, जोड़ना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था। तो हमारे पास मैक्सिमम जो आ गया 12 आ गया। अब वेरी लार्ज बोला है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, स्पीड अप TN/TP। तो 24/12, 24 कैसे आया, हमने 4 में जोड़ा, 6 में जोड़ा, 3 में जोड़ा, 11। ठीक है। नॉन पाइपलाइन का हमने साइकिल टाइम निकाल दिया, उसको डिवाइड कर दिया हमने पाइपलाइन से। तो स्पीड अप आ गया 2। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। अब ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कंसीडर 4 स्टेज पाइपलाइन दे रखी है हमारे पास S1 से लेके S4 तक, जहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन आर स्पेंडिंग डिफरेंट साइकिल्स एट डिफरेंट स्टेजेस गिवन बिलो, है ना। यानी हमारे पास ये साइकिल टाइम दे रखा है। इंस्ट्रक्शन 1 स्टेज 1 पे एक ही साइकिल लगा रही है, यहाँ पे स्टेज 2 पे 3 साइकिल्स हैं, ऐसे करके दे रखा है। तो ये टेबल हमें क्वेश्चन में दे रखी है, पूछा है कि हाउ मेनी साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी इंस्ट्रक्शंस, यानी चार इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितनी साइकिल्स की जरूरत पड़ेगी। सेकंड है कि फॉलोइंग लूप इज एग्जीक्यूटेड इन द पाइपलाइन। कौन सा लूप, अच्छा पहले का आंसर 13 साइकिल कैसे आ रहा है वो देखेंगे हम। ये लूप है। ठीक है। फॉर लूप चला 1 से लेके 1000 तक, 100 तक। तो I1, I2, I3, I4 एग्जीक्यूट हो रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आउटपुट क्या होगा इंस्ट्रक्शन I2 का, यानी I2 जो होगी वो कौन सी साइकिल पे अवेलेबल होगी। फॉर I = 2, यानी ये दूसरी बार चलेगा। ठीक है, सेकंड टाइम चलेगा। तो अब बताओ I2 जो है वो कौन सी साइकिल पे अवेलेबल होगी। इसका मतलब हमें प्रॉपर ये बनाना है। ये कैसे बनाया है ये देखो। मैं तुम्हें एक चीज को याद रखना थोड़ा, कि इंस्ट्रक्शन 1 जो है स्टेज, ये 1 3 1 2 है। 1 3 1 2 दिमाग पे रखा। ठीक है। ये पॉज कर लो, इसको कॉपी पे लिख लो फिर, क्योंकि मैं ऊपर नीचे कर ही रहा हूँ ऐसे। अब देखो यहाँ पे स्टेजेस हैं 1 से लेके 4 तक, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे करके साइकिल्स हैं, नीचे साइकिल्स हैं। तो हमारे पास मैंने क्या बोला तुम्हें, 1 3 1 2। तो कैसे हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 1 जो है वो स्टेज 1 पे 1, तो देखो I1 1 ही है, और स्टेज 2 पे गए तो 1 के बाद 3 था, तो I1 3 टाइम्स लिख दिया। ठीक है। यानी स्टेज 2 पे उसका साइकिल कितने हैं, 3 है ना। 1 3, फिर यहाँ पे 1। तो आगे जाके I1 स्टेज 3 पे 1 ही था, और I1 आगे
स्टेज 4 पे जाके 2 है। तो फाइनली हमारा 7th साइकिल पे I1 बाहर हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हें पता है यहाँ पे पाइपलाइन का यूज हो रहा है, तो जैसे ही I1 स्टेज 1 से 2 पे जाएगा, I2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा स्टेज 1 में। I2 का क्या है, 1131। ठीक है, तो बात यहाँ ध्यान देना, भले ही यहाँ पे 1 है, मगर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड साइकिल पे तो स्टेज 2 पे I1 स्टिल है, फोर्थ साइकिल पे भी स्टेज 2 पे I1 स्टिल है ना। तो यहाँ पे इसको ये डैश जो है ये बता रहे हैं वेट ऑन द स्टेज, यानी I2 अभी वेट कर रहा है अपनी बारी का। तो I2 यहाँ से यहाँ पे अब जाके बारी मिली, क्योंकि I1 यहाँ से स्टेज 3 पे जंप कर गया, यानी स्टेज 2 अब जाके वैकेंट हुई। और जैसे स्टेज 2 खाली हुई, I2 आया, फिर नेक्स्ट स्टेज पे स्टेज 3 जो है एम्प्टी थी, तो हमने I2 क्योंकि यहाँ पे 2 साइकिल बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि I2 स्टेज 3 पे 3 साइकिल लेगा, तो ठीक है 3, देखो I2 3 टाइम्स हो गए, है ना। फिर ऊपर जाके अगले स्टेज 4 पे 1 ही साइकिल है, क्वेश्चन में जो दे रखा है उस टेबल के हिसाब से करना है। ठीक है, और जहां जहां गैप आएगा वहां गैप रहने देना है। ठीक है, क्वेश्चन में जो बोल रखा होगा, यहाँ पे I3 यहाँ पे एंटर हुआ 2 टाइम, है ना। और क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि स्टेज 1 पे I3 2 है, फिर स्टेज 2 पे 1 है, यानी यहाँ पे जाके उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि I2 स्टिल ऑन स्टेज 3। समझ में आ रहा है कैसे बनाना है इसको, है ना। तो ऐसे करके हम क्या कर देंगे, ये जो रेड पेन से जो जो लिखा हुआ है, I4 वाला भी देख लेते हैं एक बार। 1112, यानी लास्ट में 2 साइकिल है, बाकी I4 जो है, देखो यहाँ गए, यहाँ पे वेटिंग था तो रुकना पड़ा, I4 अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 1, अब आई स्टेज 3 पे भी 1 है, और स्टेज 4 पे 2 है, मगर I3 स्टिल देयर, तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ा। अब यहाँ पे 4 I4 लिख दिया, यानी 13 जो है, 13 साइकिल, मैंने बताया ना पहले क्वेश्चन का आंसर 13 आ रहा है, ये 13 साइकिल। तो यानी हमने चारों की चारों इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दिया स्टेजेस से, और कितनी साइकिल्स लगी, 13 लगी। ठीक है, ओवरलैपिंग वाला चक्कर लगा के। क्वेश्चन 2 पूछ रहा है कि जब इंस्ट्रक्शन 2 का बताओ वेटिंग, इंस्ट्रक्शन 2 कौन सी साइकिल में होगी जब आई की वैल्यू 2 होगी। यानी हमने पहला लूप तो चला दिया, ये पूरा आई की वैल्यू 1 था, ये देखो ये एरो मैंने बना रखा है, आई की वैल्यू 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, 13 साइकिल तक। ठीक है, अब एक होता है तरीका जिसमें हम क्या करते हैं, लूप लेवल पैरेललिज्म लगाते हैं। एक तरीका तो नॉर्मल है कि जैसे 13 साइकिल खत्म, यहाँ से दोबारा से इंस्ट्रक्शन शुरू करो, मगर ऐसा क्यों करना, लूप लेवल पैरेललिज्म लगाते हैं। हम स्टार्ट वहां से करेंगे जहां पे हमें स्टेज 1 खाली दिख रही है। ठीक है, तो I4 को यहाँ वेट करना पड़ गया था, है ना, तो ये जगह तो ले नहीं सकते, I1 यहाँ से दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। अगेन वही कहानी, आई वन स्टेज 1 पे 1 ही था, स्टेज 2 पे 3 थे, फिर स्टेज 3 पे गए, फिर स्टेज 4 पे गए, फाइनली I1 हो गया। अब यहाँ पे पूरा एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बस I1 से I2 में क्या है, 1131। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में I2 का पूछ रहा है, तो 1, दैट इज स्टेज 1 पे एक ही है, फिर उसे 1, अब यहाँ वेट करना पड़ गया क्योंकि ये 3 टाइम्स है ना, तो यहाँ पे वेट वेट करा, 1 1 3, दैट इज I2 जो है 3 साइकिल्स लेगा यहाँ पे स्टेज 3 पे, और लास्ट में 1। ठीक है, तो यहाँ कोई वेटिंग टाइम नहीं है, यहाँ पे तो ऐसे एम्प्टी रहता है। तो फाइनली पता चला हमें 17 जो है साइकिल वो है इसका आंसर। क्लियर होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि I2 जो है कब अवेलेबल होगा, तो आफ्टर 17 साइकिल। ये था हमारा अच्छा क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम रिस्क पाइपलाइन की। रिस्क पाइपलाइन जो है वो एकदम सही फिट बैठती है अगर हम पाइपलाइन का ओवरलैपिंग चीजें समझना हो। ठीक है, तो ये हमें एग्जीक्यूट, मतलब रिस्क पाइपलाइन इज यूज टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन कॉल्ड इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। ठीक है, तो एक होता है बेस मॉडल होता है, वो रिस्क पाइपलाइन है। रिस्क सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट इज, अब इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शन सेट है, पहले डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन। तो डेटा ट्रांसफर रिस्क मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इन द रिस्क सीपीयू डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन आर लोड एंड स्टोर। तो लोड एंड स्टोर होते हैं डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, और दीज इंस्ट्रक्शन आर डिजाइन विद इंडेक्स्ड एड्रेस मेमोरी टू रेफर द मेमोरी। ठीक है, इंडेक्स्ड एड्रेस मेमोरी से डिजाइन होते हैं और रेफर करना होता है मेमोरी को। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगेन बोल रहा हूँ। सिंटेक्स का यही होता है, लोड R0 और 3R1, जस्ट इन केस दे रखा है एग्जांपल लोड करने का तरीका कि हम R0 रजिस्टर में मेमोरी ऑफ 3 प्लस R1 को लोड कर रहे हैं। फिर स्टोर करने का तरीका क्या है, किसी पर्टिकुलर मेमोरी में रजिस्टर को स्टोर कर दिया, यहाँ पे स्टोर है
और इनकी वैल्यूज इंटरचेंज हो गई। फिर सेकंड आता है, ये था लोड स्टोर और हमारा डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन। फिर आता है एएलयू ऑपरेशन। एएलयू में डेटा मैनिपुलेशन होता है, डेटा जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो परफॉर्म ओनली ऑन रजिस्टर डेटा। रजिस्टर डेटा पे होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि R1 और R2 की वैल्यू सम होके R0 में जाएगी, तो दिस इज व्हाट एएलयू ऑपरेशन टेक प्लेस। तो यहाँ प्लस जो है वो मैटर करता है। फिर ये ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, ये दो तरह के होते हैं। एक अनकंडीशनल होता है जिसमें जंप स्टेटमेंट दे रखी है और 2000, तो सीधा प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो सीक्वेंस सेटर जो भी है उसको 2000 पे जंप कर देगा बिना किसी कंडीशन के, क्योंकि अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है। अब वही कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल क्या होगा, जंप नॉट जीरो, जब तक जीरो नहीं है तब तक जंप नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 है। अब यहाँ पे क्या है कि नॉन जीरो कंपेयर करेगा प्रीवियस इंस्ट्रक्शन एड्रेस को। अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए उसको वेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये कंडीशन तो हमारी ओवरलैपिंग वाली कहलाएगी नहीं। वेट कर रहे हो तो ये तो नॉन पाइपलाइन की बात है। इसलिए हमें इसका सिंटेक्स थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे डिक्रीमेंट जंप नॉट जीरो, ठीक है। डी मतलब डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट जीरो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर नॉट को डिक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद नॉन जीरो कंपेयर करेंगे आर नॉट की स्टेटस क्या है। अगर ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम काउंटर को बढ़ा देंगे, यानी वट एवर द वैल्यू इट इज आस्किंग, 2000 बोल रहे तो हम प्रोग्राम काउंटर को 2000 पे जंप करा देंगे, नहीं तो नो चेंज इन पीसी। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट ऐड हो जाता है, क्योंकि अगर तुम प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का वेट करते रह जाओगे तो ये पाइपलाइन ओवरलैपिंग नहीं कहलाएगी। तो एग्जीक्यूट द अबव इंस्ट्रक्शन सेट। अब ये जो हमने इंस्ट्रक्शन सेट ऊपर डिस्कस करे, तीन करे ना, लोड स्टोर वाला, कंडीशनल टीओसी देखा, मतलब हमने टीओसी देखा ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, एएलयू ऑपरेशन देखा, फिर हमने देखा डेटा ट्रांसफर। ये तीनों को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 स्टेज पाइपलाइन का यूज होता है रिस्क सीपीयू में। अब डिफरेंट स्टेजेस इन द पाइपलाइन विद द कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन आर एज फॉलोज। तो कौन सी फाइव स्टेजेस है वो, पहली है इंस्ट्रक्शन फेच। तो इस स्टेज में सीपीयू फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी बेस्ड ऑन द प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच होती है, फेच यानी इंस्ट्रक्शन मिलती है हमें, और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू के बेसिस पे वो मेमोरी से सीपीयू फेच करता है मेमोरी से, और साइमल्टेनियसली प्रोग्राम काउंटर भी बढ़ता रहता है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन डिकोड। इस स्टेज में 2 ऑपरेशंस आर परफॉर्म, दो तरह के ऑपरेशन होता है। पहला, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करा जाता है। दूसरा, फेच करा जाता है डेटा फ्रॉम रजिस्टर फाइल, ठीक है। रजिस्टर फाइल से डेटा फेच करा जाता है। और इस स्टेज में कंपेरेटर भी होता है, सर्किट भी होता है। कंपेरेटर सर्किट होता है जो इवेलुएट करता है ब्रांच कंडीशन की क्या कंडीशन है, ठीक है। थर्ड आता है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट स्टेज। तो दिस स्टेज एएलयू ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड। यहाँ पे एएलयू ऑपरेशंस होते हैं, वो प्लस माइनस वाला जो बताया था। मेमोरी एसेस होता है। फिर इस स्टेज में मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट ऑपरेशन आर परफॉर्म टू एसेस द डेटा, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी को एसेस होता है, फिर राइट बैक। तो स्टेज में रजिस्टर फाइल विल बी अपडेटेड। तो अभी मेमोरी में जो अपडेट हुआ वो रजिस्टर फाइल में अपडेट होगा, मींस रजिस्टर राइट ऑपरेशन इज परफॉर्म, ठीक है। तो ये पांचों जो है स्टेज, अबव stages operations are assigned to independent hardware, later connect the hardware in a pipeline sequence, become 5 stage instruction pipeline। ये तो 5 stages हैं, इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी, मेमोरी एसेस और राइट बैक, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी है, ये यहाँ मेमोरी में काम हो रहा है, डिकोडर में, एएलयू में, मेमोरी में, रजिस्टर में, ठीक है। फेच भी मेमोरी में होता है और मेमोरी एसेस भी मेमोरी में है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम, कॉमन सर क्लॉक से ये अटैच्ड है, तो ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर है इसका। और मान लेते हैं कि मेमोरी जैसे 4 साइकिल्स लेती है। अभी अभी मैंने बताया कि कैसे इंस्ट्रक्शन अलग अलग साइकिल्स ले रही है ना मेमोरी। यहाँ पे मान लो डिकोडर 2 साइकिल ले रहा है, एएलयू 1 साइकिल, मेमोरी 4 साइकिल, रजिस्टर 1 साइकिल। तो हर एक के लिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे पाइपलाइन का क्या, हम क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो मैक्सिमम स्टेज डिले निकाल लेंगे तो पता चलेगा 4 है ना। 4 to 1 में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 साइकिल्स। तो इस तरह से अगर हम एक क्लॉक को लेके चलें तो जो होता है कि जैसे ये मान लो एरो ऊपर को जा रहा है, तो ये वाला एरो ऊपर को जा रहा है, तो ये T1 हो जाएगा, है ना। T2, T3, T4, तो ये हमारे पास 4 है, क्योंकि ये तुम्हें पता है 4 साइकिल है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ 4 साइकिल को। तो जैसे मेमोरी इंस्ट्रक्शन फेच जो है वो 4 साइकिल ले रहा है एकदम, है ना। तो यहाँ तक पहुंच जाएगा वो T4 तक, ठीक है। इंस्ट्रक्शन डिकोड जो है वो 2 साइकिल्स ले रहा है, तो इंस्ट्रक्शन ये T1 और T2, तो दो में ही काम हो जाएगा। मगर हम प्रोवाइड उसको पूरी साइकिल टाइम करेंगे, ठीक है, कि जिससे कि आउटपुट आने में दिक्कत ना हो। तो इससे सारे आउटपुट आ जाएंगे, कुछ कम टाइम लेंगे मगर आ जाएंगे सारे के सारे। दैट इज द मेन थिंग। तो नाउ वी विल सी नाउ द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। अब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी किस फॉर्म में,
फर्स्ट ऑफ ऑल लोड देखते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फेच अगर देखेंगे लोड में आर नॉट और 3 R0 या 3 R1, तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज हो जाएगा स्टेप साइज से जो भी चल रहा है। उसके बाद मेमोरी रीड होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन दे रखा है मेमोरी 3 R1, रजिस्टर है R0, ठीक है। R1 जो है वो इंडेक्स वैल्यू है। अब एग्जीक्यूशन के टाइम पे इस पर्टिकुलर मेमोरी में 3+R1 ये बफर ऐड है, ठीक है। इसको थोड़ा इग्नोर करना, ये जो काट दिया है ये कटा ही हुआ है। एक्चुअल में ये बफर जो है पॉइंट करेगा बाइनरी में, ठीक है। तो ये मेमोरी है, यहाँ पे बाइनरी डेटा जाएगा और ये बफर में आगे जाके राइट बैक हो, ठीक है। तो मेमोरी एसेस के बाद राइट बैक हुआ, मैंने बोला कि राइट बैक कहाँ होता है, रजिस्टर फाइल में होता है ना। तो यहाँ पे R0 पे, R0 बोल रहे हैं ना कि R0 रजिस्टर पे, तो डेस्टिनेशन R0 चला गया। सेकंड स्टेज आती है हमारी स्टोर की, लोड के बाद स्टोर होता है। तो 3R1 और R0 प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज हुआ, यहाँ पे मेमोरी राइट की बात हो रही है। तो हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो रिस्पेक्टिवली ये हैं, R0 की वैल्यू और R1 की वैल्यूज, है ना। यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होगा कि एग्जीक्यूट स्टेट पे 3+R1 ये बफर में बाइनरी वैल्यूज चले जाएंगी, ठीक है। और R0 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, स्टोर करने का तरीका है, ठीक है। और हमें राइट बैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एग्जीक्यूशन ओवर हो गया है। मगर हमारे पास तो 5 स्टेज बन रखी हैं, है ना। तो फाइव स्टेज बन रखी हैं, तो स्टिल हम इसके गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग स्टेजेस बनाए, ऐसा नहीं है कि 5 स्टेज मिनिमम है। अब यहाँ पे एडिशन देख लेते हैं, ये ALU ऑपरेशंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे R0 R1 R2 है, प्रोग्राम काउंटर फिर इंक्रीज हुआ। हमारे पास सोर्स दे रखा है रजिस्टर R1 एंड R2, डेस्टिनेशन R0 है, R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू, और प्लस कर रहे हैं हम, तो R1 R2 जो है वो बफर में ऐड हो जाएगा उसका सम। अब ये डायरेक्टली देखो मेमोरी में ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि ये देखो जंप करके बफर में जा रहा है। इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन 1 2 3 4 5 है ना। तो इंस्ट्रक्शन फेच डिकोड एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट तो हो गया। उसके बाद फेज है हमारा मेमोरी एसेस। तो मेमोरी एसेस में नहीं जाता क्योंकि प्लस जो है वो वैल्यू जो है वो बाइनरी में नहीं आती, ठीक है, इनक्रिप्टेड नहीं हो सकती। तो इसको मेमोरी में नहीं, सीधा बफर में स्टोर करते हैं और आगे जाके R0 का बाइनरी में वैल्यूज जाती है, ठीक है। तो मेमोरी में प्लस साइन नहीं जा पाता। अब नेक्स्ट है जंप 2000, तो प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज हुआ। यहाँ तो सेकंड में ही क्या होगा, हमारे पास सीक्वेंस एड्रेस जो है डायरेक्टली जंप हो जाएगा, अनकंडीशनल TOC हो जाएगा। और नेक्स्ट 3 स्टेज जो रहेंगी वो स्टिल पास तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे है कि टारगेट एड्रेस जो है वो हमारे पास 2000 था, अब यहाँ पे सेम है। अब डिक्रीमेंट जंप नॉट 0 है, तो R0 2000। अब यहाँ पे बताया कि हम क्या करते हैं, टारगेट एड्रेस 2000 है, कंडीशन हमारे पास नॉन जीरो है, R0 की वैल्यू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डी मतलब डिक्रीमेंट, तो डिक्रीज कर देंगे R0 की वैल्यू को। उसके बाद कंपेयर करेंगे कि नॉन जीरो वैल्यू अगर इक्वल आ रही है R0 के स्टेटस के, अगर ट्रू है तो प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज कर दो, वरना कोई चेंज मत करो। तो बाकी सारे जो स्टेजेस स्टिल पास होंगे, ठीक है, जाना तो पड़ेगा। अब डिपेंडेंसी पे आ जाते हैं पाइपलाइन की। तो अब हमने रिस्क देख लिया, रिस्क में किस तरह से अप्रोच होती है। डिपेंडेंसी क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है पाइपलाइन में। किस तरह की डिपेंडेंसी की बात हो रही है, ये क्या करता है, डिपेंडेंसी प्रॉब्लम कॉज एक्स्ट्रा साइकिल इन द पाइपलाइन, एक दूसरे पे निर्भर रहना, ठीक है। साइकिल इन द पाइपलाइन विदाउट न्यू इनपुट इनिशिएशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा साइकिल। मतलब तुम्हारे पास कोई नया इनपुट इनिशिएट नहीं हुआ, वेट करते रह गए, ऐसे सोच लो। मतलब हर बार नया इंस्ट्रक्शन जो है ऐड होती है ना, एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद, मगर वो पहली कंप्लीट ही नहीं हो पा रही, इसलिए दूसरी ऐड नहीं हो पा रही। समझ में आया, तो आएगा धीरे धीरे। बस ये समझ लो कि एक स्टॉल क्रिएट और हैजार्ड क्रिएट हो जाता है एक्स्ट्रा साइकिल। साइकिल मतलब क्या है कि टाइम जा रहा है ना। अब अगर इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो वो स्टॉल क्रिएट कर रहा है। एक्स्ट्रा साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉल एंड हैजार्ड, बता दिया। व्हेन स्टॉल इज प्रेजेंट इन द साइकिल देन CPI नॉट इक्वल टू 1। अब हम मान के चलते साइकिल पर इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि हर इंस्ट्रक्शन पे हर एक वन मतलब वन साइकिल पे एक इंस्ट्रक्शन हो रही है फिर दूसरा, है ना, तो अनसक्सेसफुल साइकिल हो जाएगी नॉट इक्वल टू 1। तो 3 काइंड ऑफ डिपेंडेंसी पॉसिबल है। आज की वीडियो में हम सिर्फ दो ही डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल और डेटा कंट्रोल डिपेंडेंसी। हम टॉपिक 14 में देखते हैं। स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी क्या है, अकर इन अ पाइपलाइन ड्यू टू रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। रिसोर्स किस तरह के, रिसोर्स रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, या कोई फंक्शनल यूनिट ALU हो सकता है ना। तो तुमने ये 5 स्टेजेस तो देख लिया पाइपलाइन के, फेच डिकोड, ये क्या लिखा था, एग्जीक्यूट, मेमोरी एसेस और राइट बैक, है ना। तो ये इसी चीज को हम साइकिल डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे क्या है कि साइकिल डायग्राम अलग होता है, इंस्ट्रक्शंस नीचे आती हैं, साइकिल्स ऊपर आती हैं। तो इंस्ट्रक्शन वन देखो, पहले ये मेमोरी में जाएगा, फिर डिकोडर के पास, फिर एएलयू के पास, फिर मेमोरी के पास, है ना। यही तो अप्रोच थी। अब जैसी इंस्ट्रक्शन फेच जो है वो सेकंड उसमें गया, दूसरी साइकिल में, सेकंड साइकिल में आई 1 जो है वो मेमोरी से डिकोडर में चला गया, तो यानी मेमोरी खाली हो गई। तो आई 2 जो है, यहाँ मैंने मेमोरी लिखा नहीं, यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ इमेजिन करो, इमेजिन नहीं मतलब एक्चुअल में मेमोरी आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि साइकिल 2 पे मेमोरी जो है वो आई 2 इंस्ट्रक्शन एक्सेस करेगी, उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड, फिर एएलयू। अब देखो मेमोरी यहाँ पे थर्ड इंस्ट्रक्शन कहाँ हुई, क्योंकि यहाँ पे डिकोडर दोनों सेम ही है, ठीक है, ऐसे मान के चलो ये भी डिकोडर ही लिखा है। तो अब यहाँ डिकोडर पे गया जैसे इंस्ट्रक्शन 2, तो मेमोरी खाली हो गई, तो आई 3 मेमोरी में चला गया। अब इस हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से आई 4 जो है, जैसे ही हमारे पास आई 3 जो है नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी, डिकोड स्टेज पे, आई 4 तुरंत मेमोरी में जाना चाहिए था, मगर यहाँ क्या हुआ, देख रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि ये भी हमारे पास फोर्थ स्टेज में, जो इंस्ट्रक्शन 1 जो है फोर्थ स्टेज में मेमोरी का यूज कर रही है, और इंस्ट्रक्शन 4 जो है वो फर्स्ट स्टेज में मेमोरी का यूज कर रही है, ठीक है। इसने भी फर्स्ट में करा था, मगर इससे कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो साइकिल 4 में इंस्ट्रक्शन 1 फोर्थ स्टेज पे मेमोरी का एक्सेस कर रही है, और ये फर्स्ट स्टेज पे आई 4 तो अभी शुरू ही हो रहा है, वेट ही कर रहा था तब से। तो प्रोग्राम आउटपुट मिसिंग, अनसेफ है ये तरीका, ठीक है। तो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसी को हम स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो क्या बोला, कॉन्फ्लिक्ट इज अ अनसक्सेसफुल ऑपरेशन, टू मेक इट सक्सेसफुल कीप द आई 4 इन वेटिंग, ठीक है। इसको सक्सेसफुल बनाना है तो आई 4 को थोड़ा बोलो भाई वेट कर ले, अभी कोई और यूज कर रहा है मेमोरी को, टू बिकम अवेलेबल। और दिस वेटिंग क्रिएट स्टॉल्स, मैंने बताया कि वेट करना यानी स्टॉल स्टॉल क्रिएट हो रहा है पाइपलाइन को, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल हैजार्ड डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग साइकिल डायग्राम। देखो किस तरह के हैजार्ड है, यहाँ पे भी मैंने वही बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे चार हमने इंस्ट्रक्शंस ले ली, साइकिल्स हमने बढ़ा दी, साइकिल 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये पहले इंस्ट्रक्शन 1 जो है मेमोरी, उसने फिर डिकोडर, फिर एएलयू, फिर मेमोरी, फिर राइट बैक, है ना। अब जब इंस्ट्रक्शन 1 जो है वो मेमोरी से डिकोडर पे गई, तो इंस्ट्रक्शन 2 मेमोरी में आ जाएगी, क्लियर। फिर डिकोडर, फिर एएलयू, फिर मेमोरी, फिर राइट बैक, कोई दिक्कत नहीं। इंस्ट्रक्शन 3 आई मेमोरी पे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अब मेमोरी खाली, पहले मेमोरी को इंस्ट्रक्शन 1 ने घेर रखा था, है ना। वो याद है जो मैंने क्वेश्चन दिखाया अभी तुम्हें, वो जो रेड पेन वाले क्वेश्चन थे, उसमें क्या था, वेट करना पड़ रहा था, है ना। तो वही चक्कर यहाँ पे है। तो मेमोरी, अभी यहाँ पे मेमोरी मिली इसको इंस्ट्रक्शन 3 को, उसके बाद डिकोडर, फिर एएलयू, फिर मेमोरी, है ना। मगर जैसे इंस्ट्रक्शन 4 आया ना, इंस्ट्रक्शन 4 को कायदे से यहाँ पे मिलना चाहिए था, साइकिल 4 पे मेमोरी, मगर मेमोरी किसके पास है, अभी इंस्ट्रक्शन 1 है मेमोरी में, तो इंस्ट्रक्शन 4 वेट कर रहा है। चलो भाई, अगली साइकिल में देखते हैं। अगली साइकिल में देखा तो इंस्ट्रक्शन 2 के पास मेमोरी है, अरे फिर वेट करना पड़ेगा, चलो करते हैं वेट, आगे बढ़े। अगली साइकिल में देखा तो अरे अपने पड़ोसी भाई इंस्ट्रक्शन 3 के पास मेमोरी है। फाइनली साइकिल 7 पे जाके मेमोरी मिली, ठीक है। तो एक चीज देखो, साइकिल 7 पे जाके मिली, और ये तीन जो है वेटिंग टाइम को स्टॉल कहते हैं, ठीक है। तो 7 साइकिल माइनस 4 इनपुट, कितने इनपुट थे, I1 I2 I3 I4, 4 इनपुट्स थे ना। तो 7 - 4 इज 3 स्टॉल्स। तो प्रोग्राम आउटपुट इज सेफ बट एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज। आउटपुट तो सेफ है, पिछला वाला सेफ नहीं था, आउटपुट आउटपुट आ ही नहीं रहा था, है ना। यहाँ पे आउटपुट ही मिसिंग था। अब यहाँ पे सेफ तो है, मगर एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ गया। तो अब एक बार देखो साइकिल डायग्राम 1, ये साइकिल डायग्राम 1 है, ठीक है, नहीं नोटिस करा है तो ये इसकी बात हो रही है अभी, ठीक है। साइकिल डायग्राम 1 में क्या था, इंस्ट्रक्शन 1 रिफर द मेमोरी इन द फोर्थ स्टेज, इंस्ट्रक्शन फोर्थ स्टेज पे मेमोरी को रेफर कर रही थी टू एसेस डेटा, साइमल्टेनियसली इंस्ट्रक्शन I4 रेफर द मेमोरी इन फर्स्ट स्टेज, बताया मैंने, ठीक है, टू एसेस द डेटा। तो सेम साइकिल में CC4 में, है ना, ये देखो फोर्थ स्टेज में एसेस कर रहा है I1, और I4 जो है फर्स्ट स्टेज में एसेस कर रहा है मेमोरी को। तो when the instruction and data both are present in the same memory, then the above situation create conflict, क्योंकि डेटा भी वहीं पे, इंस्ट्रक्शन भी वहीं पे, तो रीनेमिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मेमोरी की रीनेमिंग कर दी। मैकेनिज्म स्टेट्स दैट ऑर्गेनाइजिंग द मेमोरी इनटू टू इंडिपेंडेंट सब मॉड्यूल्स, ठीक है, जो कि इंस्ट्रक्शन और डेटा को सेपरेटली स्टोर करेगा। तो हम उसको बोलेंगे कोर मेमोरी और डेटा मेमोरी। इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने कोर मेमोरी CM, और DM इज डेटा मेमोरी। अब रिफर द CM इन फर्स्ट स्टेज, अब हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज में रेफर कर लो, और रिफर DM इन फोर्थ स्टेज। कोई मैटर नहीं करता तुम कोई सी भी इंस्ट्रक्शन हो, मगर पहली स्टेज में हमेशा CM को रेफर करना, यानी
कोर मेमोरी को रिफर करना, और रिफर करना डेटा मेमोरी को फोर्थ स्टेज में। यही बोला गया है, टू द तो सो दैट एसेसिंग ऑफ दिस मेमोरी सेम साइकिल डज नॉट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि डिस्क्राइब बिलो है। तो देखो इंस्ट्रक्शन हमने पहले सीएम को करा, आईडी एएलयू, यहाँ पे देखो मेमोरी इसको जरूरत थी, अब यहाँ पे डीएम कर दिया, ठीक है। सीएम स्टार्टिंग में, कोर मेमोरी, उसके बाद डेटा मेमोरी बाद में, फिर राइट बैक। अब इंस्ट्रक्शन टू को देखो, सीएम आईडी एएलयू डीएम, 3 CM आईडी एएलयू डीएम आई। अब देखो इंस्ट्रक्शन फोर जो है वो यहाँ पे सीएम को एसेस कर पा रही है, भले ही दोनों ही मेमोरी एसेस कर रहे हैं, मगर सब मॉड्यूल हो गया ना, ये डेटा मेमोरी हो गई, ये कोर मेमोरी हो गया। तो इस तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, यानी 6 इंस्ट्रक्शन थी, I1 से लेकर 6 तक, और 6 साइकिल सारी की सारी बढ़िया से चली, जीरो स्टॉल हुआ, प्रोग्राम का आउटपुट भी सेफ आ गया, और एग्जीक्यूशन टाइम भी डिक्रीज हो गया। क्लियर। डेटा डिपेंडेंसी बात करते हैं, स्ट्रक्चर बहुत हो गई, ठीक है। ये छोटा सा ही टॉपिक है। जैसे कि दिख रहा है कि 9 हो चुके हैं, 11 है पेज। डेटा डिपेंडेंसी, कंसीडर द प्रोग्राम सेगमेंट वेयर इंस्ट्रक्शन जे फॉलोज इंस्ट्रक्शन आई इन द प्रोग्राम ऑर्डर, ठीक है, कॉमन सेंस वाला। मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आई दे रखा है, इंस्ट्रक्शन जे दे रखा है, आई क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है I1 और I2 को, R0 में पहुंचा दे रहा है उसको ऐड करके, और आई जे में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है I0 और R2 का, और R3 में डाल रहा है। दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि R0 जो है वो एडिशन में है, मतलब उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो थोड़ा टाइम तो लेगा ही, तब जाके तो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अगर हम क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेटा डिपेंडेंसी कंडीशन विल बी अकर इन द पाइपलाइन जब इंस्ट्रक्शन जे ट्राई करेगी रीड करने का डेटा बिफोर इंस्ट्रक्शन आई राइट इट। तो जब तक इंस्ट्रक्शन आई आर नॉट की वैल्यू देगा नहीं, तब तक कैसे रीड करोगे आर नॉट की वैल्यू। तो हम रीड कर रहे हैं बिफोर राइट, इसको कहते हैं डेटा डिपेंडेंसी, ठीक है। मतलब राइट नहीं हुआ, यानी प्लस करके आर नॉट की वैल्यू बताई नहीं, फिर भी हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए ही कहते हैं डेटा डिपेंडेंसी की वजह से रुकना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो R0 की वैल्यू चाहिए, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। नोट दैट द अबव इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन नॉन पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है। तो नॉन पाइपलाइन सिस्टम में तो कभी डेटा डिपेंडेंसी होगी ही नहीं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि पहली इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट आ चुका है, नॉन पाइपलाइन में ओवरलैप तो होता है नहीं। तो दैट इज I2 इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ I1, और ऐसे केस में क्या होता है कि रीड आफ्टर राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख दिया है उसके बाद तो पढ़ लोगे ना, अब लिखा ही नहीं है तो क्या पढ़ोगे, ऐसे समझ लो। तो नो डेटा लॉस, रीड आफ्टर राइट में नो डेटा लॉस, एक बार I1 एग्जीक्यूट हो गई, आर नॉट की वैल्यू मिल गई, उसके बाद I2 होगा, नॉन पाइपलाइन में यही तो होता है। तो when the above instruction are executed in the pipeline system, the data dependency condition will be occurred because अब पाइपलाइन सिस्टम में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि I2 ओवरलैप करेगा I1 के साथ, सो I2 ट्राइज टू रीड द डेटा बिफोर I1 ट्राइज टू राइट इट, ठीक है। तो इस केस में रीड बिफोर राइट होगा। देखो कैसे, यहाँ पे हमारे पास साइकिल 1 साइकिल 2 3 4 है, अब इंस्ट्रक्शन है बहुत सारी, यहाँ फेच हुआ, डिकोड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। अब यहाँ पे देखो डिकोड में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेकंड वाले में देखो, I2 में इंस्ट्रक्शन फेच, उसके बाद डिकोड हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास R0 और R2 दोनों चाहिए, है ना, इन्हीं को तो सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सेकंड वाला हमारा सब्ट्रैक्शन वाला, तो यहाँ पे हमारे पास R0 माइनस R2 है, और R0 की वैल्यू हमारे पास नहीं होगी, या है तो हमारे पास पुराने वाली है, क्योंकि अभी तक आई ये इंस्ट्रक्शन वन जो है वो पूरी कहाँ हुई, एग्जीक्यूशन फेज पे चल रही है ना। तो यहाँ इस चीज का ध्यान रखना, भले ही R2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें, यहाँ देखो R2 की वैल्यू तो मिल जाएगी आराम से, क्योंकि वो यहाँ पे तो आउटपुट नहीं है ना, इनपुट है, तो इनपुट तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, मगर ये आउटपुट मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको होने में टाइम लगता है। तो ओवरलैप करने में दिक्कत आ रही है, तो रीड बिफोर राइट हो रहा है। तो I2 जो है इनकरेक्टली एसेस करेगा, क्योंकि R0 की पुरानी वैल्यू होगी, उसको अभी रिसेंट वैल्यू को नहीं ले पाएगा, है, तो डेटा लॉस हो गया। तो मोसोलो एल्गोरिथम जो है हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। है क्या इसमें कि हमारे पास सीरियल नंबर है, डिकोड कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन को, फंक्शनल यूनिट, डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन कहाँ है, तो ये जो आउटपुट जो है कहाँ जाने वाला है, इंडिपेंडेंट S1, इंडिपेंडेंट S2, ठीक है, और डिपेंडेंट S1 और डिपेंडेंट S2। अब यहाँ पे स्टेटस है। अब देखो, पहली जब इंस्ट्रक्शन होती है तो वहां पे कोई डिपेंडेंट नाम की चीज नहीं होती, तो ऐड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं हम R0 में, R1 और R2 को ऐड कर रहे हैं, और स्टेटस अभी हमारा 0 है, 0 मतलब एग्जीक्यूशन नॉट ओवर, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन है, R3 में स्टोर हो रहा है, और R0 माइनस R2 हो रहा था, ठीक है। R2 तो चलो ठीक है, इंडिपेंडेंट है,
मगर 8-0 जो है वो डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन 1 पे। ठीक है, तो ये भी हमारा अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूशन नॉट ओवर। तो एसेस द रजिस्टर फाइल टू फेच द डेटा, एसेस ओनली द इंडिपेंडेंट सोर्स डेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शन 1 में R1 और R2 की वैल्यूज होंगी, तो एग्जीक्यूशन स्टेज इज एलोकेटेड क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यू प्रेजेंट है ना, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट सोर्स जो होंगे R1 और R2 यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। मगर I2 में, दैट इज सेकेंड इंस्ट्रक्शन में, हमारे पास R2 की वैल्यू मौजूद है, देखो, क्योंकि R0 इंडिपेंडेंट नहीं है, तो एग्जीक्यूशन स्टेज इज नॉट एलोकेटेड, तो इसको एग्जीक्यूशन स्टेज नहीं मिलेगी। तो बाय यूजिंग द अबव लॉजिक वी कैन स्टॉप द एसेसिंग ऑफ डिपेंडेंट डेटा फ्रॉम द रजिस्टर फाइल। ठीक है, तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं जो डिपेंडेंट डेटा है, दैट इज R0। सो इंस्ट्रक्शन विल बी वेटिंग, तो वेट करेगा आईडी स्टेज पे, डिकोड स्टेज पे, जब तक उसको अवेलेबल ना मिल जाए। तो दिस वेटिंग क्रिएट स्टॉल इन पाइपलाइन, जिसको हम डेटा हैजार्ड कहते हैं, जो कि इसमें दिखा रखा है। ठीक है, तो डेटा डिपेंडेंसी की वजह से डेटा हैजार्ड हुआ। तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन 1 है, फेच हुआ, डिकोड हुआ, वेरी गुड। अब जैसे यहाँ पे पहुंचा डिकोड पे, तो फेच वाला खाली हो गया, तो यहाँ पे फेच करना शुरू कर दिया। अब फेच के बाद डिकोड होगा। अब डिकोड में क्या है, यहाँ पे डी मतलब डिपेंडेंट है, आई मतलब इंडिपेंडेंट है। आर नोट जो है वो, आर नोट यानी R0 की वैल्यू इंस्ट्रक्शन 1 पे डिपेंडेंट है, याद होगा तुम्हें, है ना, क्योंकि R1 + R2 ही R1 R0 में जा रहा है। तो ये तो डिपेंडेंट हो गई ना, और R2 इंडिपेंडेंट है, R2 की तो वैल्यू मौजूद है। अब ये मेमोरी, अब यहाँ पे क्या है कि इसको जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी, जब तक स्टेटस नहीं मिलेगा, तो तब तक ये डिकोड फेज में ही रहेगा। अब ये डिकोड फेज में ही रहा मतलब, ये जैसे आई एफ से आई डी पे गया, तो यहाँ पे आई एफ खाली हो गया, तो इंस्ट्रक्शन 3 तुरंत आई एफ पकड़ लेगी, ओवरलैपिंग में यही होता है। अब आईडी ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमें मिलेगी नहीं R0 की वैल्यू, आईडी पता है ना, डिकोड, आई है मतलब फेच इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो ये आईडी में ही रहेगा। अब मेमोरी एक्सेस हुआ, उसके बाद राइट बैक हुआ, राइट बैक में भी ये आईडी में ही रहेगा। राइट बैक में क्या हो रहा है कि R0 की वैल्यू अपडेट हो रही है, जो कि हमें चाहिए थी, तो स्टेटस को बंद कर रहा है ये। अब ये बात इसको बाद में पता चलेगी, ये अगले स्टेज पे जाएगा। तो ये देख रहे हो, आईडी आईडी कंटिन्यू हो रहा है, नीचे आई एफ कंटिन्यू हो रहा है, तो आईडी जो है वो अब जाके वैल्यू को रीड कर पाएगा इस स्टेज पे, साइकिल 6 पे। ठीक है, अब डिकोड हुआ तो अब एग्जीक्यूट होगा। थोड़ा टाइम लग गया भाई, ये बोलोगे तुम, है ना। अब ये फेच से अब जैसे ही एग्जीक्यूट पे पहुंचा, डिकोड खाली हो गया, तो ये इंस्ट्रक्शन 3 जो है वो आईडी पे चलेगी, और फिर इंस्ट्रक्शन 4 भी आईएफ में आ गई, क्योंकि खाली हो रहा था, तो बाकी सब वही चलेगा, बस थोड़ा स्टॉल आ गया। यही हमारे पास डेटा हैजार्ड, या इसको RAW, दैट इज रीड आफ्टर राइट हैजार्ड कहते हैं। नो डेटा लॉस, भले ही डेटा लॉस नहीं हुआ, स्टॉल्स आ गए। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, और होप तुम्हें समझ में आया होगा, मजा आया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट में, बाकी क्वेश्चंस करो।